गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और आज इंडियन इकोनॉमी पार्ट 3 में हम लोग चर्चा करेंगे बैंक्स के बारे में। आप सब लोगों को पता है बैंक्स को हम क्या कहते हैं। बैंक्स को कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। बैंक्स को कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ओके, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम क्या होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब होता है, इंटरमीडियरीज का मतलब मध्यस्थता करने वाला। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला। तो बैंक कहाँ मध्यस्थता करती है। बैंक मध्यस्थता करती है बॉर्डोवर और लैंडर के बीच में। बैंक मध्यस्थता करती है बॉर्डोवर और लैंडर के बीच में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बैंक्स के बारे में कि बैंक हमसे पैसे लेती है जो हम डिपॉजिट करते हैं, और इस पैसे पे हमें कुछ ब्याज देती है, और यही पैसा वो बैंक लोन में लगाती है और उससे ब्याज कमाती है, और उसी का कुछ परसेंट खुद के पास रख के हमें बचा हुआ परसेंटेज वापस कर देती है। तो बैंक इज वर्किंग एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ओके, अगर आप आईसीआर के ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि बैंक्स होता क्या है। बैंक्स को जानने से पहले हम ये जान लें कितने तरह के बैंक्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में दो डिफरेंस है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दो पार्ट के होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बैंक और एक होता है नन बैंक। एक होता है नन बैंक, मतलब वो जो बैंक नहीं। नन बैंक में क्या आ जाता है और बैंक में क्या आ जाता है, इसको देखते हैं। बैंक्स में सबसे पहले आपको आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा, इसको हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद दो तरह के बैंक्स होते हैं बैंक में। एक होता है कॉमर्शियल बैंक और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। आप सब लोग देखे होंगे अपने राज्य में या अपने जिले में कोऑपरेटिव बैंक होता है। जैसे मैं बेगूसराय का हूं तो यहाँ बेगूसराय कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ क्या है, बेगूसराय कोऑपरेटिव बैंक है। तो आपके शहर में भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते होंगे। और कमर्शियल बैंक की चर्चा करते हैं। कमर्शियल बैंक कितने तरह के होते हैं, तो कमर्शियल बैंक भी कई तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब जिसका मेजॉरिटी शेयर, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये सारे क्या हो जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाएंगे। उसके बाद आता है प्राइवेट बैंक। उसके बाद बात आती है प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक वैसे बैंक जिनमें प्राइवेट हाथों में 50% से ज़्यादा शेयर हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक कहेंगे। और प्राइवेट सेक्टर बैंक का बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आपको है तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है। उसके बाद बात आती है फॉरेन बैंक की। के बाद बात आती है फॉरेन बैंक। वैसे बैंक जिनका जो मेन ब्रांच है, जिनका जो ऑनरशिप है किसी फॉरेन कंट्री में है, लेकिन वो इंडिया में भी अपना ब्रांच खोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉरेन बैंक। जैसे आपने सुना होगा एचएसबीसी, एचएसबीसी या स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, तो ये सारे क्या है, फॉरेन बैंक्स हैं। इसके अलावा आते हैं कुछ रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, उनकी चर्चा हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स की चर्चा हमने की। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या क्या होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो शहर में चलते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उसके अलावा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का सीधा मतलब है कॉर्पोरेशन से चलने वाला बैंक, जो शेयर होल्डर्स के कॉर्पोरेशन से चलता है। ओके, इसमें कोई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की बात नहीं होती। एनबीएफसी में क्या होता है, इसको हम कहते हैं नन बैंकिंग में एनबीएफसी आता है, नन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब नन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में आपको एलआईसी मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं जैसे लाइक एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, नाबार्ड, जिसकी रिसेंटली एग्जामिनेशंस भी होने वाली है, उसके बाद सिडबी। तो ये सारे बैंक्स हैं जो कि नन बैंकिंग, ये सारे संस्था ऐसे हैं जो नन बैंकिंग के अंतर्गत आती है। इन सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज देश में अगर चल रहा है तो किसी न किसी कारण से हो रहा होगा, ऐसे ही हवा में कोई काम नहीं होता है। बात है 1926 की। हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, ये
लिए बनाया गया था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। तो याद रखेंगे हिल्टन यंग कमीशन के रूप में। अब ये हिल्टन यंग कमीशन ने क्या सजेस्ट किया था? हिल्टन यंग कमीशन ने कहा था कि आप एक सेंट्रल बैंक बनाइए इंडिया में और उसका नाम रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाइए, उसका नाम क्या होगा? वो क्या होगा? सेंट्रल बैंक होगा और इसका नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ इंडिया में जब शुरू होती है तो शुरू होने में उसे 10 साल लग जाते हैं। वही हुआ रिजर्व बैंक के साथ भी। रिजर्व बैंक 1926 में रिकमेंड हुआ लेकिन ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद 1929 में क्या ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद रिजर्व बैंक को स्थापित करना अनिवार्य हो गया। हुआ ये कि यूएसए में, अमेरिका में एक बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन आया जिसके कारण इंडिया में 450 से भी ज़्यादा बैंक्स कोलैप्स कर गए। अब बैंक कोलैप्स करने का मतलब समझ जाओ इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। ये बहुत बड़ी क्राइसिस थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया कि रिजर्व बैंक को स्थापित करना अनिवार्य है। इसी को लेके आरबीआई एक्ट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और फाइनली रिजर्व बैंक 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट हुआ। और इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 1943 से 1949 तक क्या हुआ? 1943 से 1949 तक कुछ खास हुआ नहीं। हुआ यह कि सीडी देशमुख सबसे पहले गवर्नर बने इंडिया की तरफ से। ऑसबॉर्न स्मिथ ब्रिटिश पार्ट था गवर्नर का। इंडियन गवर्नर की अगर हम बात करें तो सीडी देशमुख पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर बने जो इंडियन थे। उसके अलावा सीडी देशमुख भारत के दूसरे सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकेंड फाइनेंस मिनिस्टर भी सीडी देशमुख जी थे। उसके बाद 1948 से 49 के बीच में क्या हुआ? ऑब्वियसली रिजर्व बैंक को ट्रांसफर किया गया भारत सरकार के पास। रिजर्व बैंक में जो भी शेयर, अब देखिए रिजर्व बैंक में उस समय तक 4.4% शेयर ही गवर्नमेंट का था, लेकिन 1948-49 में 100% शेयर गवर्नमेंट का हो गया। और 1949 में कुछ अधिकार दिए गए रिजर्व बैंक को जिसके कारण आज रिजर्व बैंक इतना पावरफुल हो। और ये अधिकार क्या थे उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला अधिकार रिजर्व बैंक को यह दिया गया कि वो लाइसेंस दे सकता है किसी भी बैंक को ओपन करने के लिए, किसी भी नए बैंक को ओपन करने के लिए लाइसेंस देता है। उसके अलावा परमिशन देता है न्यू ब्रांच ओपन करने की। अगर किसी बैंक को नया ब्रांच ओपन करना है तो उसकी परमिशन भी रिजर्व बैंक उसे देता है। ये क्यों देता है? क्योंकि रिजर्व बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत उसे ये पावर्स दिए गए। और रिजर्व बैंक का काम है इन्वेस्टर्स या जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे को सुरक्षित रखना। उनके पैसे को कैसे सुरक्षित रखना? अगर रिजर्व बैंक निगरानी नहीं रखेगा बैंक्स पे तो क्या होगा कि बैंक पैसे तो हमसे लेंगी लेकिन हमें लोन नहीं देंगी। वो लोन सारा दे देंगी किसको? जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब आपको पता होगा कि इंडिया में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। इंडिया में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ये नेशनलाइजेशन करने का कारण ही यही था कि उस समय जितने भी पीएसबीज थे, बैंक्स थे, ये सारे बैंक्स क्या करते थे? डिपॉजिट्स तो हमसे लेते थे, आम आदमी से लेते थे, लेकिन ज्यादातर लोन इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को प्रोवाइड करते, जिसके कारण छोटे बिजनेसमैन हो या कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता उसे लोन बहुत ही मुश्किल से मिलता था या ना के बराबर मिलता था और घूसखोरी तो चलती ही थी। तो इस कारण क्या किया गया? 1956 अप्रॉक्स इंडिया में बैंकों का क्या हो गया? नेशनलाइजेशन शुरुआत की गई। 1948 के बाद इंडिया में बैंकों का नेशनलाइजेशन शुरुआत हुआ, जिसमें बहुत सारे बैंक्स नेशनलाइज्ड किए गए। अब बात आती है कि रिजर्व बैंक बन गया, रिजर्व बैंक को पावर्स दे दिए गए। अब इंडिया में बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हमने कर लिया, लेकिन रिजर्व बैंक के फंक्शंस क्या है ये देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि रिजर्व बैंक को पावर क्या क्या दिए गए थे। रिजर्व बैंक सबसे पहले बैंकर्स बैंक है। रिजर्व बैंक को हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बैंकर्स बैंक? इसको समझते हैं। अब बैंक हमारे लिए क्या काम करती है? अगर हम बैंक में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट करते हैं और लोन में पैसे लेते हैं। तो बैंक को अगर पैसा डिपॉजिट करना हो, आपको पता है सीआरआर में बैंक पैसा डिपॉजिट करती है, इसके अलावा बैंक रिवर्स रेपो रेट में पैसे डिपॉजिट करती है। तो बैंक को अगर पैसे डिपॉजिट करने हो तो वो कहाँ डिपॉजिट करेगा? कोई तो बैंक होना चाहिए, बैंकों का बैंक। इसीलिए रिजर्व बैंक है
इन बैंकों के बैंक है। अगर इसको डिपॉजिट करना है तो कहाँ डिपॉजिट करेगा, रिजर्व बैंक के पास। इसे लोन लेना है तो ये बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेता है रेपो रेट पे। आपको पता होगा रेपो रेट के बारे में, लास्ट क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी। तो ये है रिजर्व बैंक का काम। इसके अलावा नए बैंकों को लाइसेंस देना, उसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनको कंट्रोल करना, उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, देश में कितना फॉरेन मनी आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक आरबीआई एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक, इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया कि अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विथ आरबीआई, बिल्कुल सही। द बैंक आरबीआई लेंड फंड टू कमर्शियल बैंक इन टाइम ऑफ नीड। क्या रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को फंड लेंड करता है जब उसको जरूरत होती है? हाँ, करता है। रिजर्व बैंक एडवाइज द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मेथड, ऑब्वियसली एडवाइस करने का काम करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ ये कहीं ना कहीं यूपीएससी या किसी न किसी एग्जाम में, जैसे कि 2012 के यूपीएससी प्री में पूछा गया था, सिविल सर्विस में। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये भी प्री में पूछा गया था, ये 2013 में पूछा गया था। तो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्व बैंक रेगुलेट द कमर्शियल बैंक किस मैटर में? लिक्विडिटी ऑफ एसेट, उसके एसेट को लिक्विड करना मतलब बेचना, क्या उसमें मैटर में हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। ब्रांच एक्सपेंशन, अभी हमने देखा कि ब्रांच अगर नया खोलना है बैंक्स को तो उसे रिजर्व बैंक की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। बैंकों के मर्जर का भी काम करता है और वाइंडिंग अप ऑफ बैंक भी करता है। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सारा काम रिजर्व बैंक करता है। अब बात आती है मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर की जरूरत क्यों पड़ी? उसके पहले हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है। शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है? शेड्यूल्ड बैंक का 2 कंडीशन है। सबसे पहला कि उसका कैपिटल 5 लाख का होना चाहिए, मात्र 5 लाख कैपिटल होना चाहिए, और वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करे। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करे का मतलब ये नहीं है कि वो इन्वेस्टर के खिलाफ काम करे। अगर कोई बैंक इन्वेस्टर के खिलाफ काम करती है तो रिजर्व बैंक उस पर अंकुश लगा सकती है। वे आपने रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स के बारे में सुना होगा कि एक महाराष्ट्र की बैंक है जिसे डिपॉजिटर को पैसे निकालने के लिए रोक दिया गया था ताकि इन्वेस्टर का पैसा इधर उधर ना हो। अब मर्जर ऑफ बैंक्स की बात हो रही थी और मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है। यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक की बात है। क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक की बात है ये समझते हैं। आजादी के बाद हमने इंडिया में बैंकों का मर्जर किया ये सोचकर कि ये बैंक गरीबों तक पहुंचेंगे, पुअर्स तक पहुंचेंगे। उसके अलावा बैंकों का जो लोन देने का तरीका है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अदर टाइप से बढ़ेगा गरीब जनता को, छोटे बिजनेसमैन को। लेकिन ये कितना हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि एक एनपीए नाम की प्रॉब्लम बढ़ गई इंडिया में। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो बैंक लोन देती है ना, जब बैंक लोन देती है तो वो बैंक के लिए एसेट हो जाता है। वो बैंक के लिए क्या हो जाता है? एसेट हो जाता है। बैंक अगर लोन दे रही है तो वो बैंक का क्या होता है? एसेट होता है। अब बैंक का अगर ये एसेट बैंक को पता लगता है कि रिटर्न आने वाला नहीं है, मतलब हमने लोन लिया और अब हम लोन रिटर्न करने के हैसियत में नहीं है, तो बैंक का ये जो एसेट है ये परफॉर्म करना बंद कर देगा। उस पर ईएमआई आना बंद हो जाएगी, उस पर ईएमआई आनी बंद हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो जो एसेट है बैंक का वो बन जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट क्या बन जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ऐसा एसेट जो काम नहीं कर रहा, ऐसा एसेट जो काम, अगर आपके पास आज लूमिया का फोन हो तो क्या वो काम करेगा? मार्केट में कोई खरीदेगा उसे? कोई अच्छा दाम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वो भी एक तरह का आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया ना, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया। उसी तरह बैंक के लिए जब उसका एसेट नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है तो वो उसका बैड लोन कहलाता है। क्या कहलाता है? बैड लोन। वैसा लोन जो रिकवर होना अब लगभग मुश्किल है। तो जब बैड लोन की समस्या इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बढ़ने लगी, चाहे स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या सबसे बड़ा घोटालेबाज बैंक था आईडीबीआई बैंक में घोटाला हुआ था। क्यों आईडीबीआई बैंक में हुआ था ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आईडीबीआई बैंक की हालत खराब हुई तो उस समय उसका बहुत बड़ा परसेंटेज जो था एनपीए हो चुका, जिसके कारण भारत सरकार को आईडीबीआई बैंक से पीछा छुड़ाना पड़ा। और आईडीबीआई बैंक से पीछा छुड़ाने के लिए भारत सरकार ने दुनिया के सामने रखा कि भाई मैं अब आईडीबीआई में अपने शेयर को बेच रहा हूं।
आईडीबीआई में अपने शेयर को बेच रहा हूं, लेकिन कोई भी अक्लमंद आदमी आईडीबीआई में अपनी शेयर नहीं खरीदेगा क्योंकि ये बैंक की हालत बहुत खराब थी। इस केस में एलआईसी को ये बैंक चिपका दिया गया और ये पब्लिक सेक्टर बैंक से प्राइवेट सेक्टर हो गया। भले ही इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर एलआईसी हो, लेकिन इसे रिजर्व बैंक ने पब्लिक सेक्टर नहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया। तो हमने देखा कि एनपीए का प्रॉब्लम बढ़ा। अब एनपीए का प्रॉब्लम बढ़ा तो कुछ सजेशंस आए। सजेशंस कहां से आए? बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, जैसे नरसिम्हा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, रघुराम राजन कमेटी, इन सब कमिटीज ने कुछ ना कुछ सजेशन दिए। इन सब कमेटी ने कुछ ना कुछ सजेशन दिए और इस सजेशन को बेस लेकर भारत सरकार ने बैंकों का मर्जर शुरू किया और शुरुआत हुई स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2008 से 2010 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ मद्रास को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलाया गया। फिर भारतीय महिला बैंक बनाया गया, फिर उसको मिला दिया गया स्टेट बैंक में। उसके बाद रिसेंटली 2019 में दो बैंकों का विलय हुआ, देना बैंक प्लस विजया बैंक। इस बैंकों की हालत भी खराब थी। देना बैंक प्लस विजया बैंक, इन दोनों बैंक को मिला दिया गया और किसमें मिलाया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में, BOB। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बड़ा बैंक था, इसमें दो छोटे बैंकों को मिलाया गया। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका फायदा या नुकसान, सिर्फ देखेंगे कि कब हुआ था। 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। तो इसमें सबसे बड़ा बैंक था बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा चूंकि इसको मिलाने वाला बैंक था, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं एंकर बैंक, और जिसका एमेगलमेशन हुआ वो एमेगलमेशन बैंक कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब मर्जर हो गया तो बहुत सारे बैंक के मर्जर के बाद अब इंडिया में कितने बैंक्स बचे? 12 बैंक, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे और एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बचा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बारे में भी हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे। तो इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे और कुछ न्यूज में आ रहा है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को और भारत सरकार प्राइवेटाइज करने वाली है। अब आगे की बात आती है, अगला टॉपिक है हम लोगों के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक के बारे में। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की बात हो रही है तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैपिटल क्या होगा? छोटा होगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस बैंक है, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बैंक है। और जो पेमेंट्स बैंक होती हैं उनका काम क्या है? पेमेंट्स बैंक का काम है पेमेंट करने के लिए मेनली वो बैंक बनाता है, को हम तुरंत डिस्कस करते हैं, लाइक पेन सेलेक्ट कर लो। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैपिटल कम होता है, इसका मिनिमम कैपिटल होता है 100 करोड़। कितना कैपिटल है? 100 करोड़। अब 100 करोड़ कैपिटल वाले कौन बैंक हो सकते हैं? कोई भी रेसिडेंट, कोई भी इंडियन रेसिडेंट, इंडिया में रहने वाला बैंक बना सकता है, या कोई लोकल एरिया बैंक है ऑलरेडी चल रहा है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकता है, जिसके पास कम से कम 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस हो, 10 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो क्या होना चाहिए? 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए। उसके अलावा वो एनबीएफसी हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस हो सकता है, कोई इंडियन रेसिडेंट हो सकता है, और उसके पास 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब शायद इसे बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा आरबीआई कमेटी ने कहा था कि ये सब बैंक ज्यादा खुलना चाहिए नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल इंडिया क्लस्टर में, जहां बैंकों का पेनिट्रेशन कम है। क्यों? क्योंकि बैंकों का कमर्शियल बैंक वहां अपना ब्रांच खोलना नहीं चाहते, तो छोटे बैंक वहां अपना ब्रांच इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा सोच था। उसके अलावा इसके लिए जो CRR SLR के जो कंडीशंस हैं, रेपो रेट के कंडीशंस हैं, ये वही हैं जो एक इंडियन प्राइवेट बैंक के लिए होते हैं। इन्हें कम से कम 25% अपना ब्रांच, कम से कम 25% अपना ब्रांच अनबैंक्ड रूरल एरिया में, मतलब वैसे रूरल एरिया जहां बैंक नहीं है वहां खोलना होगा। ठीक, उसके अलावा ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों इशू कर सकते हैं। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों इशू कर सकते हैं क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। लेकिन जब पेमेंट बैंक की बात आती है तो पेमेंट बैंक में जैसे लाइक आप सुनते होंगे एयरटेल बैंक या इंडियन पोस्ट बैंक, फिनो बैंक, पेमेंट, पेटीएम, जियो, तो ये सारे क्या है? पेमेंट बैंक है। ये सारे क्या है? पेमेंट बैंक है। अब पेमेंट बैंक का मतलब होता है कि जिनका काम मेनली होगा पेमेंट करवाना, मतलब पेमेंट के लिए बीच का इंटरमीडिएट बनना। इसके लिए भी मिनिमम 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए। कोई भी एनबीएफसी या वॉलेट कंपनी अपना बैंक खोल सकती है, कोई भी सुपरमार्केट चेन भी अपना पेमेंट बैंक खोल सकता है, कहीं भी खोल सकता है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस
नहीं है कि आपको 25% एक्सेस पॉइंट रूरल इंडिया में ही देने होंगे। अब इसके लिए शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि इससे पेमेंट ट्रांसफर आसान हो, इजी हो, हर बार हमें बैंक जाने की जरूरत न पड़े। क्या ये बैंक डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं? हाँ, ये बैंक डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। चूंकि ये पेमेंट बैंक है इसलिए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। क्रेडिट देने का अधिकार पेमेंट बैंक्स को नहीं है। तो क्रेडिट देने का अधिकार नहीं है मतलब पेमेंट बैंक लोन भी नहीं दे सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंक की तरह ही काम करेगा, कमर्शियल बैंक की तरह काम करेगा, लेकिन वो छोटा होगा, छोटे लेवल पे काम करेगा। पेमेंट बैंक सिर्फ पेमेंट के लिए वर्क करेगा। बेसिकली इसका निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि ट्रांजैक्शन पेमेंट आसान। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के लिए करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? मोबाइल टेलीफोन कंपनी, सुपरमार्केट चेन या रेसिडेंट प्रमोटर हो सकते हैं पेमेंट बैंक के। अभी हमने देखा कि हाँ ये हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेमेंट बैंक क्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों इशू कर सकती है। हमने देखा कि पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती है, पेमेंट बैंक सिर्फ डेबिट कार्ड इशू कर सकती है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लैंडिंग। अभी हमने बताया कि पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती है, पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकती है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। अभी हमने देखा स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करने की जरूरत इंडिया में क्यों पड़ी? तो सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस। तो स्मॉल बैंक का काम होगा ही स्मॉल बिजनेस क्रेडिट करना। अब ये रिलायंस को या टाटा को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनका जितना कैपिटल है उससे कई 100 गुना ज्यादा कैपिटल टाटा और रिलायंस के पास खुद का है। तो वो कभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास लोन के लिए नहीं आएंगे। तो इनका मेन पर्पस क्यों बनाया गया? क्योंकि स्मॉल बिजनेस को ये लोन प्रोवाइड कर सके। दूसरा ऑप्शन है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ऑब्वियसली अगर स्मॉल बिजनेस को लोन प्रोवाइड करेंगे तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को भी लोन प्रोवाइड करने का काम ये करेंगे। टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेट अप बिजनेस पार्टिकुलर इन रूरल एरिया। तो ऐसा कुछ इनका पर्पस नहीं था। तो 3 एलिमिनेट हो जाता है। तो 3 एलिमिनेट के बाद ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका सही जवाब होगा 1 और 2। अब बात आती है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इंडिया में जो पोस्ट सिस्टम है ना ये बहुत ही गांव गांव तक फैला है। आपको पता है कि इंडिया में गांव में हर जगह बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस हर जगह अवेलेबल है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को शुरुआत करने का कारण ही यही था। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं इसको ऑन कौन करता है। ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन करेगा। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। और ये क्या है? 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, ऑब्वियसली क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही। अब हमने देखा कि कमर्शियल बैंक हर जगह तो पहुंच नहीं रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस हर जगह है। पोस्ट ऑफिस हर जगह है। तो इसका नारा भी था, अगर मोटो की बात करें तो आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार। इस बैंक की शुरुआत की गई क्यों? ताकि हर घर को बैंक की पहुंच हो सके। इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा ये बैंक क्या कर सकता है? ऑब्वियसली पेमेंट बैंक है तो ये क्रेडिट नहीं देगा। पेमेंट बैंक है तो ये क्रेडिट नहीं देगा। ये डेबिट कार्ड इशू करा सकता है। आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। और आपको सारे ट्रांजेक्शन कहां से संपन्न होंगे? पोस्ट ऑफिस से संपन्न कर दिए जाएंगे। तो ये था बेसिक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? अभी हमने देखा था कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स की शुरुआत 1966 के आसपास हुई थी। उसके पहले भी इंडिया कोऑपरेटिव बैंक था, लीगली 1966 के बाद शुरुआत हुई थी। आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनको पीएसएल नॉर्म फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स को पीएसएल नॉर्म फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अब कोऑपरेटिव बैंक चलते कैसे हैं? ऑब्वियसली अपने मेंबर्स, कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर्स होते हैं जो इनको चलाने का काम करते हैं। हर मेंबर के पास एक वोट का अधिकार होता है। और आपने पहले भी मैंने बताया जिस तरह कि मेरे शहर में कोऑपरेटिव बैंक्स है, आपके शहर में भी कोऑपरेटिव बैंक्स होगा। तो हर शहर में अब एक कोऑपरेटिव बैंक्स नॉर्मली होते हैं। और दो तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्यों बनेंगे? ऑब्वियसली अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए। और
वो बिजनेस अच्छे से कर सकें, या आसपास की जो छोटे बिजनेस यूनिट्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कर सकते हैं। और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करेगा, सेम काम रूरल एरिया में करेगा। तो ये है बेसिक ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। उसके अलावा कुछ खास पढ़ने की जरूरत हमें कोऑपरेटिव बैंक्स में नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनबीएफसी से शुरुआत करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा और शेयर करें। थैंक यू।